सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक उर्दू का पहला चैप्टर लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, जिसकी मदद से ये तीनों वीडियोस देख लें। आज हम लोग इस चैप्टर यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड जितने भी सवालात पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं उन सवालों को डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मैंने कल आपको कराया भी था कि ज़बान खला में नमूदार नहीं होती, अंतरिक्ष में ज़बान नहीं पैदा होती, स्पेस में थोड़ी ज़बान पैदा होती है। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़बान सीखने के लिए क्या लाजमी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। घरेलू मुकालमे यानी कि घर पे जो डायलॉग होते हैं वो, या फिर समाजी तामुलात यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, या फिर स्कूली निज़ाम यानी कि स्कूली सिस्टम ज़रूरी है, या फिर लिसानी तजर्बागाह यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि वाइगोस्की नामक एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, जिन्होंने ये बताया कि बच्चों का भाषाई विकास तभी संभव है जब बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करने का मौका मिले, यानी कि समाजी तामुल से, सोशल इंटरेक्शन से ही ज़बान सीखते हैं। अगर आप बच्चों को किसी ऐसी जगह पे ले जाकर छोड़ दें जहां ज़बान का इस्तेमाल ही नहीं होता, मान लीजिए जंगल में ले जाकर छोड़ दें, स्पेस में ले जाकर छोड़ दें, तो क्या बच्चे कुछ बोल पाएंगे, ज़बान सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। ज़बान सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। जब बच्चे एक दूसरे से बातें करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे, तभी ज़बान सीख पाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन जैसा कि मैंने कल बताया था सही है। अगला सवाल कि उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि उर्दू में अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, यहाँ तक कि तुर्की ज़बान के भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो इससे उर्दू की किस खसूसियत का पता चलता है? क्या उर्दू में जल्द कबूलियत है यानी कि आसानी से दूसरी ज़बानों के अल्फाज को कबूल कर लेती, या फिर रब्ते कलाम है यानी कि दो जो लफ्ज़ हैं उनको आसानी से रब्त किया जा पा रहा है, या फिर शक्लियात है, या फिर गैर लचीलापन है? तो उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं, जैसे तुर्की, अरबी, फ़ारसी के ज़बान। तो किस वजह से इस्तेमाल होते हैं? तो हमारी उर्दू ज़बान इतनी प्यारी ज़बान है कि दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर सिमो लेती है और पता भी नहीं चलता कि ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज हैं। यानी कि उर्दू ज़बान की ये खसूसियत है कि ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज को जल्द कबूल कर लेती है। तो जल्द कबूलियत की खसूसियत की वजह से उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल ये है कि तदरीसी आमूज़ी अमल के मखसूस इक़दाम पर यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में किस चीज़ पर अमल करता है? तकनीक पर, अमल पर, रवैये पर यानी कि अप्रोच पर, या फिर मेथड पर? तो अगर तदरीसी आमूज़ी अमल का इक़दाम करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्लासरूम में अप्लाई करना है, तो टीचर तकनीक पर अमल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नोम चॉम्स्की का मानना है कि नोम चॉम्स्की से मुताल्लिक पिछले वीडियो में सारी जानकारी आपको दी गई है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने LAD कंसेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट नोम चॉम्स्की ने दिया। और नोम चॉम्स्की का मानना ये है कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है।
यानी ये कह रहे हैं कि बच्चों के माइंड में ऑटोमेटिक एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे बच्चा न चाहते हुए भी फितरी तौर पर ज़बान सीखता रहता है। ये मान रहे हैं कि बच्चों को अगर शुरुआत में ही ज़बान से साबका हो जाए, ज़बान से इंटरेक्शन हो जाए, आसपास बच्चे ज़बान को सुने, बोलें और समझें, तो उनको ज़बान में महारत जल्दी हासिल होती है। अब आते हैं सवाल पे। नोम चॉम्स्की का मानना यह है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तुतलाने और दूसरे शुरुआती ज़बानी रवैये को तक़वियत पहुँचाना ये ज़रूरी है। नकल और मश्क यानी कि इमिटेशन और प्रैक्टिस, क्या ये ज़रूरी है? या फिर इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबका यानी कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है उसी में हमें लैंग्वेज से कनेक्शन हो जाए ये, या फिर कवायद की जल्द तदरीस, ग्रामर को जल्दी से पढ़ाना। क्यों बच्चों में ज़बान महारत हासिल करने में किस तरह मदद मिलेगी? चॉम्स्की के मुताबिक कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो इब्तिदाई बचपन में ही अगर बच्चों का ज़बान से साबका हो जाए तो चॉम्स्की का मानना ये है कि इससे बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने में मदद मिलती है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल यह है कि स्कूल में दाखिला के वक्त भी तलबा में ज़बान समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। कब बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है? जब 5 या 6 साल का होता है। तो जब 5 या 6 साल का होता है तो बच्चा मादरी ज़बान को अच्छे से समझ चुका होता है। वो अपना नाम, अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम, वो कहाँ रहता है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, इसको वो ज़बान में इस्तेमाल करके दूसरों के सामने रख सकता है। यानी कि दाखिला के वक्त तलबा में ज़बान समझने की काफ़ी सलाहियत होती है ना। तो इस बयान से क्या वाज़ेह होता है? क्या ये करना चाहिए बच्चों के साथ कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल किया जाए, या फिर बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाए, या फिर बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो बच्चा तो सब कुछ जानता है, पढ़ाना ही नहीं है उसे, या फिर बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं। तो सही बात है कि स्कूल जब बच्चे आते हैं तो वो ज़बान का इस्तेमाल बखूबी जानते हैं। जो उनकी मादरी ज़बान है उसमें उनको काफ़ी सलाहियत आ चुकी होती है। तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए कि क्लासरूम में बच्चे की जो मादरी ज़बान है, जो अब तक वो 5 या 6 साल से बोलता और समझता आया है, उस ज़बान को क्लासरूम में इस्तेमाल करें। पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी तामीरी क्लासरूम में वाइगोस्की जो हैं वो कौन से हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच के मानने वाले हैं। तो स्ट्रक्चरल क्लासरूम में ज़्यादा तजर्बाकार उस्ताद यानी कि जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो आमोज़गार यानी कि लर्नर्स को डैश फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है। वाइगोस्की के मुताबिक जो अनुभवी टीचर होता है वो बच्चों को क्या चीज़ फराहम कराता है? अदम तवाज़ुन को जांचने का मौका देता है, यानी जो चीज़ जो डिसबैलेंस है उसको जांचने का मौका एक उस्ताद बच्चों को देता है। या फिर वाइगोस्की के मुताबिक एक टीचर बच्चों को तरगीब देता है, प्रेरणा मोटिवेशन देता है, या सवाल पूछने का मौका, या फिर किसी नज़रिए का तारुफ। तो वाइगोस्की के नज़रिया पर मबनी तामीरी क्लासरूम में ये ध्यान रखना है, एक एक्सपीरियंस जो टीचर होता है वो लर्नर्स को, आमोज़गार को, शिक्षार्थियों को तरगीब यानी कि मोटिवेशन फराहम करने में एक अहम रोल अदा करता है। अगला सवाल है कि गैर लफ्ज़ी तरसील क्या होती है? अशाब्दिक संप्रेषण जिसे कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? बोले जाने वाले अल्फाज अगर आप बोलेंगे ये तो वर्बल हो गया,
हरकातो सकनात, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। आदात, गिनतियाँ, ये भी तो आपकी वर्बल हैं, छपे हुए अल्फाज ये भी, लेकिन आप सिर्फ हाथों का इशारा कर रहे हैं, चेहरे का हाव भाव बदल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अशाब्दिक है, गैर लफ्जी तरसील है। तो गैर लफ्जी तरसील हरकातो सकनात होगी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि बलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान को क्या सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है, या फिर गैर मुल्की ज़बान सीखने की महारत ख़त्म हो जाती है, या फिर गैर मुल्की ज़बान की महारत बढ़ जाती है। मान लीजिए आप बालिग हो गए, एडल्ट हो गए, उसके बाद कोई नई ज़बान सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उर्दू और हिंदी आती है, आप 15-20 साल के होने के बाद अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा? अंग्रेज़ी को सीखा जा सकता है या फिर मुश्किल होगी सीखने में, या सीखने की महारत ख़त्म हो जाएगी, महारत बढ़ जाएगी। तो बलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान को सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है? मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे ध्यान देके, या फिर कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज़ करके, यानी कि हैयत के बजाय माने पर तवज्जो मरकूज़ करके, या फिर अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो जब हम किसी अल्फाज को, किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल हैयत के बजाय मान पर तवज्जो मरकूज़ करके होता है, यानी कि कैसे कहा जा रहा है, इसके इस पर नहीं बल्कि क्या कहा जा रहा है इस पर तवज्जो मरकूज़ करके किसी ज़बान को फितरी तौर पर हम सीख सकते हैं। अगला सवाल यह है कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा को सिखाए जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सकें और उसके आदी हो सकें। इसके लिए मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपको ऐसा माहौल फराहम करना चाहिए जहाँ पे बच्चे ज़बान को बिना किसी के डर के, बिना किसी हेजिटेशन के बोल सकें और उसकी उनको आदत हो सके। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बसरी मवाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह से जानते हैं। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाए, या फिर वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। आप एक ऐसा एटमॉस्फियर जहाँ पे बच्चे बिना किसी हेजिटेशन के ज़बान बोल सकें तैयार करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को कोई भी ज़बान बोलने देंगे। आप अपनी मादरी ज़बान बोलो, जो आप घर पे ज़बान बोलते हो वो बोलो, कोई भी ज़बान आप बोलने दें और जो ज़बान भी वो अच्छे से जानते हैं। इससे क्या होगा, एक ऐसा एटमॉस्फियर हो जाएगा तैयार जिसमें बच्चे बिला झिझक बोल सके। जब उनके घर की ज़बान बोलने का उनको आज़ादी हो जाएगी तो वो बिना झिझक बोलेंगे। तो एज ए टीचर हमें रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर, यानी कि ऐसा माहौल जहाँ पे ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल हो, तैयार करने के लिए कोई भी ज़बान जो बच्चे अच्छे से जानते हैं उनको बोलने दिया जाना चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि आमोज़गार अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। पियाजे का नज़रिया मैंने आपको बताया था। पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने इल्म को खुद से तश्कील देते हैं, वो ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, खुद नॉलेज को बच्चे क्रिएट करते हैं। तो ज़बान की क्लासरूम में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? जब बच्चे खुद से इल्म को तश्कील देते हैं तो इस अमल को हम कैसे ज़बान की क्लासरूम में बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे, यानी कि जो पर्सनल प्रोजेक्ट है बच्चे का उसकी निगरानी करे और उसकी इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तअस्सुरात से आगाह करे, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट बच्चे तैयार कर रहे हैं उनकी निगरानी करे और उनको करेक्ट करने के लिए थोड़ी थोड़ी टाइम पर अपनी
कुछ जवाबी तअस्सुरात अपने कुछ इनपुट्स बच्चों को दे। दूसरा ऑप्शन है तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करने पर आमादा करे। जो बच्चे ज़बान सीख रहे हैं उसकी कोई भी रिटेन या कोई भी तहरीर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करने के लिए कहें, या फिर तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़ी मवाद इकट्ठा करें। यानी जिस लेवल के बच्चे का मेंटल लेवल है सीखने का उसके मुताबिक आप उनको TLM दे दें, या फिर इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुंचाकर, यानी कि इंडिविजुअल और जो ग्रुप में एक्टिविटी कराई जाती है दोनों को बढ़ावा देकर तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन यानी कि एक दूसरे का इंटरेक्शन और शिरकत का मौका मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अपने इल्म को खुद तश्कील दें तो आप क्या करेंगे, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत देंगे और तलबा को एक साथ बाहमी ताउन के साथ शिरकत का मौका देंगे। तो इससे ये जो अमल है कि बच्चे अपने इल्म को खुद से तश्कील देते हैं इसमें बढ़ावा हो सकता है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सिखाया जा रहा है वो हो क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, या फिर सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो। तीसरा है कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात के करीब ला सके, ज़िंदगी तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से तभी सीखी जा सकती है जब वो हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे मकसद के लिए मुफीद हो। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक ऑप्शन है मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिए मुतकाबिल लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है उर्दू ज़बान में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है, उर्दू ज़बान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है। तीसरा है कि तमाम ज़बानों की एक ग्रामर है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहरी तौर पर अलग नज़र आती है। या फिर चौथा ऑप्शन ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुतालिया। तो वाइगोत्स्की की जो गहरी साख्त है उसका मतलब ये है कि तमाम ज़बानों का एक ही ग्रामर है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहरी तौर पर अलग अलग नज़र आती हैं। ये वाला सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। ज़बान की तहसील यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन किसे कहते हैं? ऑप्शन है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज याद करना, उनका तज्जिया करना यानी एनालिसिस करना। क्या ये आपका कहलाता है लैंग्वेज एक्विजिशन, या फिर इंसान के दिमाग की सलाहियत की वजह से दो कौमी और दूसरी ज़बानों को सीखने का अमल? हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम ऑटोमेटिक ज़बान को सीख लेते हैं। क्या ये ज़बान की तहसील कहलाता है, या फिर यह एक तकनीक है जो बच्चे के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करती है, या फिर ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनको याद करना ये ज़बान की तहसील है? तो ज़बान की तहसील यानी कि भाषा अर्जन जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है, यह इंसान के दिमाग की एक ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। ज़बान की आमोज़िश के दौरान एक नाजुक अमल क्या है? लैंग्वेज लर्निंग के दौरान नाजुक अमल क्या क्लास में तफ़हीम के पहले का वक्त है, या फिर किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त, या फिर एक ख़ास वक्त जब तलबा इल्मी ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। चौथा जिस वक्त ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। तो ज़बान की आमोज़िश के दौरान सबसे नाजुक अमल वो ख़ास वक्त है जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। जब बच्चे अमली ज़बान यानी प्रैक्टिकली लैंग्वेज का यूज़ करना छोड़ देते हैं तो ये ज़बान की आमोज़िश में लैंग्वेज लर्निंग में सबसे क्रिटिकल यानी कि नाजुक
अमल है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि कौन सा आमोजसी इलाका गौरव फिक्र के अमल को बढ़ाता है। किससे गौरव फिक्र थिंकिंग यानी कि आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, याद करने से, समझने से, या फिर अंदाज़े कदर यानी कि इवेल्युएशन करने से, या फिर इतलाक करने से यानी कि प्रूव करने से। तो आमोजसी इलाका जिससे गौरव फिक्र के अमल को बढ़ावा मिलता है वो है इतलाक। ठीक है। अगला सवाल जो है वो ये है कि उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है, यानी कि उर्दू की महारत हासिल करने के लिए कौन सी स्थिति, कौन सी सिचुएशन मुनासिब नहीं है, नामुवाफिक है। पहला है क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, मना हो क्लास में उर्दू ज़बान बोलना, घर में उर्दू बिल्कुल नहीं बोली जाती हो, उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, हिंदी या मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है। तो उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए जो नामुवाफिक हालात है वो ऐसा हालात है कि अगर आप क्लास में उर्दू ज़बान बोलने से मना कर दें तो उर्दू ज़बान सीखने में बच्चे को दुश्वारी होगी। यानी कि ये जो स्थिति है क्लासरूम में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करने से मना कर देना, ये ज़बान की महारत हासिल करने के लिए मुनासिब नहीं है, नामुवाफिक हालत है। अगला सवाल कि पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब, इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है उसका मतलब क्या होता है। मानियती निसाब कौमी अमल निसाब की तरह होता है ये, या फिर ये एक हिदायती अमल है जिसमें तलबा बाहमी ताउन से एक दूसरे के इंटरेक्शन से मसाइल को यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जिससे उनके तजर्बात ज़ाहिर हों, या फिर एक थ्योरी, एक इस्लाह ज़बान का नज़रिया है, या फिर महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना है। तो पूछताछ पर मबनी आमोजिश, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि एक ऐसा अमल है जिसमें तलबा बाहमी ताउन से एक दूसरे की सहभागिता से समस्याओं को हल करते हैं और अपने अनुभव को जाहिर करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल में कौन सी खूबी कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक है सिवाय एक के, यानी कि इन चारों में से कौन सी एक ऐसी खूबी है जो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक नहीं है। पहला है क्लासरूम का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ये कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबी होगी बिल्कुल। दूसरा है टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल विकल्प, यानी कि टीचर लर्निंग जो क्लासरूम है उसका अल्टरनेटिव, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास हो, तो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग की खूबी है। हम जमातों के साथ अपने क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर काम करना, उन तलबा को तरगीब देना जो बहुत जल्द हिम्मत हार देते हैं, तो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप की खूबी है। लेकिन एक बहुत एकदम शांत, एकदम बे आवाज़ वाला, बेहरकत वाला, बहुत करीने वाला क्लास है, तो क्या इसमें आप कोऑपरेटिव लर्निंग कर पाएंगे, एक दूसरे से सीख पाएंगे? नहीं। जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जब रूल क्लास में फॉलो किया जाएगा तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि ज़बान जानने का मतलब क्या है। लैंग्वेज जानने का मतलब क्या? ज़बान के कवायद जानना, यानी ग्रामर आप जान गए तो आप ज़बान जान गए, या फिर ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रहना, खुद को एक्सप्रेस कर पाना, क्या ये ज़बान जानना है, या फिर ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म, या फिर सही से लिखना। मान लीजिए आप इंग्लिश जान गए, इसका मतलब क्या है? सिर्फ आप इंग्लिश ग्रामर जान गए तो आप पूरी इंग्लिश जान गए? क्या आप इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड वोकैबलरी याद कर लिए तो इंग्लिश जान गए? आप सही से इंग्लिश लिख लेते हैं खूब सुंदर लैंग्वेज में, क्या आप इंग्लिश जान गए? नहीं। जब तक आप इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप ज़बान नहीं जान रहे हैं। तो ज़बान जानने का मतलब यह है ज़बान में इज़हार ख्याल की सलाहियत रखना। आसान सा सवाल है, बी वाला सही है।
अगला सवाल ये रहा कि अगर कोई बच्चा मादरी ज़बान बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो इसका मतलब क्या है। मादरी ज़बान बच्चा बहुत तेज़ी से पढ़ रहा है तो क्या वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ सकता है, वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन मादरी ज़बान में नहीं लिख सकता। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। एक बच्चा मादरी ज़बान अच्छे से पढ़ रहा है यानी कि उसका पढ़ने का जो स्किल है, उसका जो पढ़ना कौशल है वो बहुत अच्छा है, तो बच्चा क्या कर सकता है, अपने पढ़ने के कौशल को दूसरी ज़बानों में ट्रांसफ़र कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उस वक्त वो मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं ना। 5 या 6 साल की उम्र में बच्चे स्कूल आते हैं, मादरी ज़बान बोल लेते हैं, बिल्कुल बोल लेते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि वो जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए, उस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं। तीसरा है कम अज़ कम एक ज़बान और उसके कवायद को वो जानते हैं, या फिर एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके होते हैं। तो जब बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं तो वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, यानी कि वो अपनी मादरी ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, तमाम महारतों को नहीं वो सीख चुके होते हैं, वो कम से कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं। एक ज़बान यानी मादरी ज़बान में मुअन्नस मुज़क्कर का फ़र्क, वाहिद जमा का फ़र्क जानते हैं। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो उस वक्त मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं। एक ज़बान की तमाम महारतों को नहीं पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। महारतों में आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। मादरी ज़बान बच्चा सुन और बोल तो सकता है लेकिन पढ़ और लिख नहीं सकता, तो इसलिए डी नहीं, ज़्यादा मुनासिब जो जवाब होगा वो सी होगा। हो गया ना कंफ्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का आमिल है। सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या ज़बान ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना है? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का सुनना और इस्तेमाल करना ये ज़बान की आमोजिश में बहुत ही ज़्यादा अहम है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, किसी ज़बान में अखबारात का मुतालिया करना, ये भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए ठीक ही है। किताब का मुतालिया करना ये भी ठीक है, लेकिन कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना, यानी कि आप ग्रामर की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या इससे आपको ज़बान की आमोजिश में मदद मिलेगी? नहीं, बहुत कम मदद मिलेगी। तो ज़बान की आमोजिश में सबसे कम जो अहमियत का हामिल है वो कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना है। अगला सवाल कि ज़बान की आमोजिश मुअस्सिर होगी, इफ़ेक्टिव होगी कब? जब आमोजगार तरतीबवार कवायद के उसूल को सीखता है। एक क्रम से जब कवायद के उसूल को सीखेगा तो क्या ज़बान की आमोजिश आपकी इफ़ेक्टिव होगी? नहीं होगी। हैयत से इस्तेमाल पर आता है, उसूल से इतलाक़ पर, यानी कि पहले ही रूल, फिर रूल को क्या करता है, उसको प्रूव करता है इस पर, या फिर सख्ती से हैयत पर आता है। तो ज़बान की आमोजिश मुअस्सिर तभी होगी जब हैयत से इस्तेमाल पर आया जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से लुग़वी नशोनुमा यानी कि लेक्सियल डेवलपमेंट से मुराद क्या है? ऑप्शन है ज़बान सीखने की तरगीब से, कवायद सीखने के एक मरहले से, नावी साख्त की तफ़हीम से, समाजी ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। तो लेक्सियल डेवलपमेंट लुग़वी नशोनुमा का मतलब है समाजी ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी से मुतालिक 25 सवालात डिस्कस कर लिए। बाकी के सवालात को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये उर्दू की कंप्लीट पेडागोजी की PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पे। आपसे मामूली सी रकम बतौर हदिया ली जाएगी और आपको उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स प्लस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ दस्तयाब कराए जाएंगे।